नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अहम बात आपके साथ, मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल आपकी खिदमत में हाजिर। आज इलेक्शन डीडीसी इलेक्शन का 7वां मरहला हुआ और 50% से ज़्यादा वोटिंग हुई और हस्ब मामूल जितने भी आज तक डीडीसी के इंतखाबी मराहल हुए उनमें हमने डिबेट किया और मुख्तलिफ मामला पे बहस हुई। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है दो अहम शख्सियात को, जिनमें मोहतरम इनामुन नबी साहब जो डिबेटों में बहुत सारे नेशनल चैनल्स पे हिस्सा लेते हैं, जो समाजी कारकुन भी है और सियासत पे भी बसीरत रखते हैं, और इसके अलावा जनाब एडवोकेट असरार अली साहब। सबसे पहले मैं इनामुन नबी साहब से जानना चाहता हूँ, इनाम साहब जो डीडीसी के इंतखाबात हुए हैं इनमें लोगों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, किस नज़र से आप इसको देखते हैं? देखिए रशीद साहब, पहले आपको मुबारकबाद इस तर्ज का प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए। हमें पता है कि वसाइल कम होने के बावजूद अगर आपकी काफ़ी बार ऐसी कोशिशें रही हैं, हम आपकी सराहना करते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं आपकी पूरी टीम को, एशियन मेल की पूरी टीम को। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बाइकॉट से यहाँ पर कुछ लोग जो है वो आगे आ रहे थे और उन्हीं कम तादाद वाले लोगों से यहाँ मेजॉरिटी लोगों के साथ इस्तेसाल होता था। वो अक्सर जब उनके पास आम लोग जाते थे वो ये शिकायत करते थे कि आप लोगों ने बाइकआउट किया, आप लोगों ने बाइकआउट किया। उसका एक रीज़न बनता था कि काम न करने का। लेकिन आज जब डीडीसी के इलेक्शंस अनाउंस हुए, आपको पता है कि जहां एक तरह से रिवायती सियासतदानों ने इत्तेहाद किया, वहां हर जगह से इंडिपेंडेंट वॉइस भी खड़ा हो गई। वो एक ज़रूरी चीज़ है। वो कितना कामयाब होते हैं दैट इज सेकेंडरी बात, लेकिन उनका पार्टिसिपेट करना, उनको इन रिवायती सियासतदानों को चैलेंज करना, उनके सामने खड़ा होना, ये बड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से वोटों की शरह आज 50% से ज़्यादा नज़र आ रही है, हो रही है, वो भी इस चीज़ को वेलकम करती है कि लोग उन रिवायती सियासतदानों से निजात चाहते हुए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के हक में वोट डाल रहे हैं। और यही वजह है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो यहाँ पर वादे हुए थे वो खाली वो शराब साबित हुए। बड़े मसलों को छोड़कर बिजली, पानी, सड़क की बात करें आप, यहाँ पर पॉलिटिशियंस फेल हुए हैं लोगों के दिल जीतने में। आज वो अपने मुश्किलात का अजाला करने के लिए, उनको पता है कि चाहे वो पंचायत हो, क्योंकि इसमें पंच और सरपंचों के बाई इलेक्शंस भी थे, तो उनमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया ताकि उनके जो अपने विलेज लेवल के काम हैं उनका अजाला हो सके। दूसरी बात, जो सेक्टर वाइज 14 सेक्टर्स बनाए गए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर यही चाहता है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट के लिए लोगों ने इसमें शिरकत की, ये एक डेवलपमेंट का मसला है। तो यही वजह है कि यहाँ पर वोटों की जो शरह है वो 50% क्रॉस कर चुकी है। इनाम साहब, आपसे फिर बात करेंगे। असरार साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज तक सियासतदान लोगों के दिल जीतने में नाकाम हुए हैं। कहाँ तक आप इसको मानते हैं कि जो आज इलेक्शन हो रहे हैं, क्या जो डीडीसी के मुंतखब नुमाइंदे सामने आएंगे वो यहाँ के आवाम के दिल जीत सकते हैं? बिल्कुल। और अगर जीतना है तो किस तरह से जीत सकते हैं? बिल्कुल राहिल साहब, मैं आपको बोल दूं कि हमें ये एक्सपीरियंस है, ये समझिए कि बैड एक्सपीरियंस है। जब से हमने ये इलेक्शंस का दौर देखा है, जब भी सियासतदान आगे आते हैं तो वो अपने वो मंशूर को सामने रखते हैं। लोग वो मंशूर देखकर वोट डालते थे, फिर जब इलेक्शन खत्म होता था, फिर जब हम देखते थे कोई काम नहीं होता था, लोग वो वही परेशानी, वही मसाइल फिर से वहां जाते थे। फिर वो जो मुंतखब उम्मीदवार था जिनके हक में उन्होंने वोट डाले हुए थे, वो उनको मिल नहीं पाता था। मीन्स मुश्किलन उसके साथ अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती थी, या बाकी मुश्किलात का अजाला करने की तो दूर की बात है। इस रुझान को चेंज करने के लिए आज आपने देखा कि पहले जो ये डीडीसी इलेक्शंस हैं, इसके लिए जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो भी बहुत सारे खड़े हुए हैं। उम्मीद यही है लोगों को कि अब ये जो चेंज आ रही हैं, ये नौजवान लोग सामने आ रहे हैं, नौजवान नस्ल इन डीडीसी इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ लोगों के दिल में यही है कि किसी न किसी हद तक जो पुराने जो सियासतदान हैं वो डिलीवर करने में फेल हो चुके हैं। इस वजह से वो कुछ नए चेहरे सामने ला रहे हैं, या हम कह रहे हैं अगर वो अपना जो रिवायती ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बगैर भी
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत सारे हैं, जैसे इनाम साहब ने अभी बोला कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत आए हैं, ये एक मतलब इसी खुशी की की वजह बात से है। मौज में इसमें बहुत ज्यादा बिल्कुल, तादाद में लोग बहुत सामने ज्यादा, वोट डालने बहुत के ज्यादा, लिए। बहुत ज्यादा। असरा साहब आपसे फिर बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इनाम साहब, इंतखाबी रैली नहीं, लेकिन इसके बावजूद अपनी पार्टी ने कल श्रीनगर के दिल लाल चौक में एक बड़ी इंतखाबी रैली की। क्या लग रहा है, क्या वो अपने ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, या जो अपोजिशन में लोग इस वक्त हैं उनको, वो जो हम कह रहे हैं कि शायद एक कोशिश हो रही है कि उनको सामने लाने की आगे इलेक्शन जो होने वाले हैं असेंबली के। देखिए ऋषि साहब, मुझे लगता है कि जिस अपोजिशन की आप बात कर रहे हैं वो कन्फ्यूजन के शिकार है। मेरा अपोजिशन से मुराद है जो पीडीपी, वो जो अलायंस जो बना है, जो कौन सा अलायंस बना है, मुझे वो तो गुपकार में है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो म्यूनसिपल के ज़मीनी इंतखाबात हुए, उसमें से मैंने एक ट्वीट भी किया था रावलपुरा के सेगमेंट का। मैंने कहा अगर गुपकार में इत्तेहाद है तो रावलपुरा सेगमेंट में एहतियात क्यों नहीं, इत्तेहाद क्यों नहीं। बिल्कुल वहाँ तो वो सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे। पीडीपी का अपना कैंडिडेट था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना कैंडिडेट था। तो वही बात दूसरे ज़मीनी जो म्यूनसिपल वार्ड है उस वही वहाँ पर भी देखने को मिला। देखिए, उनको इस चीज़ से मकसद नहीं है। अगर वाकई तौर पर आपको याद होगा कि जब 35 और 370 की अफवाह चल रही थी तब इन्होंने बाइकआउट किया पंचायत इलेक्शंस का, ये कह कर कि हम तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक हमें इसकी गारंटी नहीं दी जाएगी, इनके साथ टच नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, खात्मे के बावजूद खात्मे के बावजूद अब वो डीडीसी इलेक्शन पर आ गए। हद ये है, आप अंदाजा लगा लीजिए ये कितना लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। इन लोग जो 370 हुआ, 370 का खात्मा पार्लियामेंट ने किया। पार्लियामेंट में बीजेपी ने अपने ताकत का मुजाहरा किया। वहाँ पर बेस्ट इंस्टीट्यूशन था बात करने के लिए हमारे जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि जहां उनको बात रखनी चाहिए थी, जहां लोग सुनते, जहां पार्लियामेंटेरियन सुनते, जहां दुनिया सुनती, वहां वो चुप बैठे। और जहां कोई नहीं सुनेगा हमारे बगैर, वो हुआ गुपकार की वो सड़कें, वीरान सड़कें, वहां उन्होंने शोर उठाना शुरू कर दिया। अब ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? जब हमने उनसे तलकीन की, जब 2014 के इलेक्शंस हुए, ये असेंबली इंतखाबात हुए, हमने तब भी इनको कहा कि आप बीजेपी को दूर रखकर पीडीपी एनसी ज्वाइन हो जाए ताकि हम कम्युनल फोर्सेस को दूर रखें। इकट्ठे रीजनल पार्टीज दो ज्वाइन करके एक हुकूमत बना सकते हैं ताकि हम रीजनल कम्युनल फोर्सेस को दूर रख सके। तब तो इन्होंने परवाह नहीं की। फिर जब पीडीपी को बीजेपी ने किक किया और अल्ताफ बुखारी साहब को इन्होंने तैयार किया था, अल्ताफ बुखारी साहब रेस में आ गए, तो इनको लगा कहीं ना कहीं बीजेपी वाले सजाद गनी लोन साहब को चीफ मिनिस्टर ना बनाए, तो इन्होंने इतिहाद शुरू किया। क्योंकि इनकी दो फैमिलीज की अना ख़त्म होती, मुफ्ती और अब्दुल्लाज की। इन्होंने कहा अल्ताफ बुखारी साहब को ही बनाएंगे लेकिन उससे दूर रखिए। मुझे कहने का मतलब ये है कि व्हेन इट कम्स टू पीपल, जब लोगों की बात होती है तब ये अलग अलग ढूंढते हैं। ये तब ये कहते हैं जम्मू का फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, उधर जम्मू में उनको मिला, तब ये जवाजियत देते हैं बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए। जब इनके घर पर बात आती है मुफ्तीज और अब्दुल्ला की, तब ये अलायंसेस बनाते थे। ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने अल्ताफ साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की, या कल की बात है जब इन्होंने आज पब्लिक अलायंस। मेरा सवाल ये आपसे है कि क्या कल के डेट में अगर असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज जाता है, क्या उस वक्त फिर दफा 370 और 35A फिर इसी तरह से रहेगा और मास पार्टिसिपेशन असेंबली इंतखाबात में रहेगी? देखिए, आपने इससे पहले एक ज़बरदस्त सवाल पूछा था कि क्या अल्ताफ बुखारी साहब का ये जो कल का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, एक ताकत का मुजाहरा है। रशीद साहब, ये एक मशहूर शेर है, कहते हैं कि ये जमहूरियत कैसे तर्ज तमाशा, जहाँ सिरों को गिना जाता है तोला नहीं जाता। ये तोलने की बात है। अभी आप यहाँ तोल नहीं सकते, आपको गिनना है। गिनना हमें पता चलेगा डीडीसी में कौन पार्टी कितनी पानी में है। तो अभी ये प्रेडिक्शन करना, लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। लोग सुनने में, मैं आपके पास सुनने के लिए आता हूँ, दैट डजंट मीन आई बिलोंग टू यू।
अगर अल्ताफ साहब की रैली में लोग काफी आगे ज्यादा तो थे, it doesn't mean कि it doesn't mean they उसके पास power they है। subscribe his ideology or his way। तो लेकिन बात- ये जमहूरियत में देखा जाता है कि कल को अगर इलेक्शन होगा तब कितनी सीटें होंगी, डीडीसी में कितना इम्पैक्ट तब निकलेगा। बैलेट फैसला करता है कि वहां से क्या निकलता है। श्रीनगर में ही देखते हैं कि ये जलसा सही था या इलेक्शंस में डीडीसी का जब इलेक्शन असरार साहब एक अच्छी बात इन्होंने कही, इनाम साहब ने, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अगर कल के डेट में असेंबली के इंतखाबात हो जाते हैं, क्या कश्मीरी लोगों के जहन इस कदर तब्दील हो गए हैं कि अब वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे असेंबली इंतखाबात में? आपकी क्या राय है इसमें? मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया कि जो इस वक्त आप ये देख रहे हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। उनका सिर्फ, अगर आपने देखा पिछले साल 1.5 साल से लोग घरों में बंद है, मीन्स उनके पास वो दे हैव बिकम वॉइसलेस, so they want that somebody should come, so that a person should come and become the voice of the voiceless people, as हमने देखा कि इतने सारे मसाइल हैं लोगों को आज कल की डेट में। अगर आप देखेंगे बिजली, सड़क, पानी जो पहले से ही मुद्दा रहा है, वो पहले से ही ये मुद्दा बहुत सारी सरकारों के सामने रखा है, लेकिन कुछ हल नहीं हो पाया। सेम इज द सिचुएशन उस टाइम भी लोगों का यही होगा कि हमारे जो रोजमर्रा की बदलाव बातें- अगर आएगा तो तब वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऑब्वियसली। मैं इनकी एक और बात को ऐड करता हूं कि आप देख लीजिए पिछले 70 वर्षों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही कांग्रेस के साथ, उसके बाद पीडीपी ने भी 2 टर्म्स कंप्लीट किए। आज के डेट में अगर हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो बेसिक एमिनिटीज के लिए वोट लेते हैं, बिजली, पानी और सड़क। आज भी मैं आपको ऐसे ऐसे रोड्स गिनवा सकता हूँ, आज भी आप सड़कों की हालत देख लीजिए, और इंसान ये समझने से कासिर है कि विंटर्स में ही कंस्ट्रक्शन काम शुरू क्यों होता है, फिर उससे लोगों की इनकन्वीनियंस बढ़ती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आज के डेट में कोई कंपनी यहाँ कहेगी आपको रशीद साहब कि हम 100% पावर देने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमारे ग्रिडों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 100% पावर दे सके जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। आप देख लीजिए, इन लोगों ने 70 बरस हमसे वोट इसी चीज के लिए है, वोट लिया बिजली, पानी और सड़क के लिए। हम तीनों चीजों से आज भी लोग इसी बिना पे वोट डालते हैं। आप देहात की बात छोड़िए, आप शहर की बात कर लीजिए, आज भी हाहाकार मचा हुआ होता है, चाहे विंटर्स हो या समर। हद ये है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हद ये है, खुद तो ये ऐश कर रहे हैं। मेरे पास एक आरटीआई पड़ी है, उसमें लिखा हुआ है कितना खर्चा हुआ है चीफ मिनिस्टर को कटलरी सेट्स पर, लेकिन ये हद देख लीजिए, आज भी हमारे एनएचएम के एम्प्लॉय रेगुलराइजेशन के लिए तरस रहे, जो फ्रंट वैरियर्स रहे हैं कोविड में। आज भी हमारे पीडीडी के डे वेजर्स और कैजुअल लेबर्स, डिस्पाइट कितना ही बराबरी क्यों ना वो पोल पर बेचारा चढ़ता है लाइन रेस्टोर करने के लिए, आज भी उसको पता नहीं कि मैं वापस उतरूंगा या मेरी लाश उतरेगी। आज भी आप देख लीजिए, टूरिज्म में हमारे कितने डे वेजर्स ऐसे ही पड़े हैं। आज भी देख लीजिए आप, फिशरीज में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, हर महकमे में किस तरह हमारे कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स कसम पुरसी के हालत में 90 में लगे हैं। 20-20 साल, 30-30 साल हुए हमारे बच्चों को, लेकिन आज भी रेगुलराइज नहीं हुए हैं। ये आज करारा जवाब इनको मिलना चाहिए इन डीडीसी इलेक्शन से कि जो इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की है, लोग उसके खिलाफ हैं। बैलेट ही फैसला करेगा कि कौन कितने पानी में है। जब बैलेट खोल जाएंगे तो तब पता चलेगा कि किसकी जीत और किसकी हार हो गई। हकीकत यही है कि लोगों की मास पार्टिसिपेशन जो इंतखाबात में हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि उनको एक अच्छी गवर्नेंस, उनको ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर हो। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब